कैसे मैंने ये called manual compression, manual strangulation. एक हाथ से भी हो सकता है, दो हाथ से भी हो सकता है. If somebody uses elbow या पाँव या फुट या नी, जैसे कि आपने जॉर्ज फ्लॉयड के केस में देखा था कि बूट पाँव रखा हुआ था, घुटना उसके ऊपर नेक पे रखा हुआ था, प्रेस किया हुआ था. दिस इज कॉल्ड मगिंग. सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो पहले हम मगिंग का छोटा सा देख लेते हैं. दिस इज if the elbow, foot or knee is used to apply constriction force over the neck, then this is called the mugging. होमिसिडली होती है, एक्सीडेंटल कभी कभार हो जाती है, किसी का वजन किसी के नेक पे को पाँव रखा जाए गलती से या एक्सीडेंटली ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ऐसी हो जाती है. इट इज नेवर सुइसाइडल. कोई कभी अपनी गर्दन पे कोई कंप्रेशन नहीं दे सकता, ठीक है, और थ्रॉटलिंग भी नहीं कर सकता. मैकेनिज्म ऑफ डेथ वो ये सारा हर जगह जहां पे भी आप एस्फिक्सिया पढ़ेंगे, whenever there is involvement of neck, तो नेक में जितने स्ट्रक्चर हैं जो आपको पहले बताए 3-4 इंपॉर्टेंट, और जो कॉजेज बताई हैं, हर एक में ऑलमोस्ट वही कॉजेज होंगी डिपेंडिंग ऑन द कि क्या चीज की इंटरफेरेंस हुई है. इफ रेस्पिरेशन इज इंटरफेयर्ड देन इट इज एस्फिक्सिया. अगर वेगस नर्व इंटरफेयर हुई है तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा. और अगर ब्लड वेसल्स interference with blood vessel is there, it will cause hypoxia of the brain and leading to hypoxia of the brain or ischemia or death. And actually this is all forms of asphyxial death. So हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ऑटोप्सी फाइंडिंग को हम डिवाइड कर सकते हैं उसी हमेशा की तरह, हर इंजरी की तरह, एक्सटर्नल इंजरीज, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और फिर लोकल एग्जामिनेशन, इंजरीज ऑफ द नेक. इंटरनल फाइंडिंग्स क्या होंगी? तो इसमें एक्सटर्नल फाइंडिंग इन द थ्रॉटलिंग, हम थ्रॉटलिंग की बात करें, इफ द डेथ इज ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट तो कोई पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं होंगी रिलेटेड टू एस्फिक्सिया. ना पेटिकल हेमरेजेस होंगे, ना कंजेशन होगी फेस की, ना साइनोसिस होगी. ये सारी चीजें नहीं होगी बिकॉज सडन डेथ हो जाती है, हार्ट स्टॉप हो जाता है इन कार्डियक वेगस रिफ्लेक्स. External injuries depend upon the method of throttling and resistance offered by the victim. ठीक है, थ्रॉटलिंग में एक इंसान अगर गला दबाता है, थ्रॉटल करता है, तो दूसरा इंसान रेजिस्ट करता है, विक्टिम. सो उसके भी मार्क्स आएंगे. एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, फोर्स अगर अप्लाई की है वन हैंड से, एक्सटर्नल फाइंडिंग्स विल बी डिफरेंट. इफ बोथ हैंड्स आर यूज्ड और फोर आर्म इज यूज्ड, देन द findings or the marks will be different on the next. This is resistance and application of force. एक बंदा दोनों हाथों से उसको थ्रॉटल कर रहा है and he is trying to release this pressure with his hand. तो क्या होगा, आप इस पिक्चर को देख के समझ सकते हैं कि due to the resistance and due to his own hands, the victim will get injuries of bruising and his own nail marks on the neck, along with the injuries caused by the hands of the assailant. एक्सटर्नल साइन ऑफ एस्फिक्सिया विल बी अपरेंट. हम वो अब डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम भी थोड़ा है. जो एक्सटर्नल साइन जनरल एस्फिक्सियल साइंस होते हैं वो सारे प्रेजेंट हो सकते हैं. एक्सटेंट इन पैटर्न ऑफ दीज साइंस डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ एस्फिक्सियल प्रोसेस. जल्दी से डेथ हुई है तो ये साइंस लिटिल बिट कम होंगे. इफ द टाइम टेकन इज लॉन्गर तो फिर ये साइंस सारे प्रोमिनेंट हो गए. अच्छा जी, हम आगे देखते हैं कि इसमें टंग में भी ब्रूज्ड, बिटन, जब स्ट्रगल करता है इंसान, सांस लेने की कोशिश करता है, हिल रहा है इधर उधर, तो सारा कुछ ये फीचर्स भी आपको साथ नजर आएंगे. देयर मे बी इंजरीज ऑन द फेस, चेस्ट इंडिकेटिंग स्ट्रगल. आईज एंड फेस शो मल्टीपल पेटिकल हेमरेजेस. नेक पे, अब ये जनरल फीचर थे, जनरल फीचर्स ऑफ एस्फिक्सिया.
कम या ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ डेथ एंड स्ट्रगल एंड टाइम टेकन फॉर डेथ. अब नेक पे इंजरीज क्या होंगी? दिस इज इम्पोर्टेंट. द सिचुएशन एंड एक्सटेंट of the bruised area on the neck will depend upon the relative position of the assailant and the victim, the manner of grasping the neck and degree of pressure. कि दोनों की पोजीशन कैसे, आमने सामने खड़ा है, फ्रंट से अगर नेक प्रेस की जाए तो उसके और फीचर्स होंगे. अगर फ्रॉम बिहाइंड किसी को थ्रॉटलिंग की जाए, मैनुअल थ्रॉटलिंग, द एक्स्ट्रा इंजरीज ऑन द नेक विल बी डिफरेंट एंड आल्सो डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ प्रेशर. Marks of bruising and ecchymosis are usually found on the front of and side of the neck, chiefly around larynx and above it. ठीक है, जाहिर गला हाथ में आ जाता है, दोनों हाथों में आ जाता है, तो सारी नेक के इर्द गिर्द अराउंड द नेक देयर विल बी मार्क्स ऑफ ब्रूजिंग एंड ecchymosis. When one hand is used, then obliquely directed multiple bruises. इसको penny bruises भी कहते हैं. हमारे हाथ की कितनी उंगलियां होती हैं? 4 fingers and 1 thumbs. सॉरी. तो इन सारे पांचों के ब्रूज बनेंगे और इनका साइज, पेनी इज अ कॉइन, तो उस पेनी के साइज के कॉइन्स, पेनी के साइज के ब्रूजेस ऑन द नेक you will find. This is also called penny bruises. Multiple bruises are observed on the, they are multiple on one side. अगर एक हाथ से दबाएंगे गला तो एक साथ हाथ एक साइड पे फिंगर्स की वजह से मल्टीपल ब्रूजेस आएंगे, बट on the opposite side due to the thumbs there will be one single larger bruise. तो इसको हम कहते हैं penny bruises. This is important finding. These are the multiple small bruises. आप देखेंगे कि ये एक साइड पे on the left side of the victim neck एक bruise है और दूसरी तरफ जो है राइट साइड पे उसके मल्टीपल ब्रूज है. इसका मतलब क्या है? The assailant used his left hand to throttle. If the assailant changes in hands or uses both hands, multiple bruises are seen on both sides of the neck. अब ज्यादा इंजरीज आ जाएंगी, दोनों तरफ आ जाएंगी अगर वो इस तरह करेगा. तो bruising caused by thumb is generally wider. जाहिर साइज उसका बड़ा है, उसका ब्रूज भी बड़ा होगा. Similarly, in addition to bruises, concentric abrasion caused by fingernails. ये victim assailant के नाखूनों का निशान भी हो सकता है और victim के भी हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप को फ्री कराने के लिए स्ट्रगल कर रहा है एंड द assailant is pressing. So bruising के साथ उसके नाखून नेल्स भी उसके अंदर चुभ जाएंगे, जिसकी वजह से concentric abrasions आ जाएंगी इसके इर्द गिर्द, bruises के इर्द गिर्द. This is an important finding. Sometimes the salient epidermal tissue is deposited on the neck. अगर आपके पास कोई ऐसी बॉडी आती है जिसकी नेक पे there are multiple bruises हैं, nail marks हैं, तो what will you do? You will examine the fingers of that body of victim. आप उसकी fingers को examine करेंगे, चाहे वहाँ कुछ नजर आए या ना आए, आप उसके नाखून काट के, nail clippings जिसको कहते हैं हम, we will send it to PSFA या Forensic Science Agency, Punjab Forensic Science Agency, to detect any trace evidence or any biological tissue or part of the skin or cells under the nails, ताकि हमें पता चल सके to find the identity of the assailant. If so, अगर उसने दूसरे पे के रेजिस्ट करने के लिए अपनी नेक के भी हो सकते हैं उसके नेल्स में टिश्यू, और सम टाइम अगर वो दूसरे को इंजर करने के लिए, अपने आप को रिलीज करने के लिए उसके ऊपर भी हमला करेगा, उसको नाखून मारेगा, नेल्स मारेगा, then tissues of the assailant may be present underneath the nails of the victim. So we have to do the examination कि किसके tissues होंगे. If soft garments are present in between the hands and neck, तो signs जो है नहीं भी हो सकते और minimal हो सकते. Skin on the back of the neck is tough and there is little bruising. जब भी neck को press किया जाता है, it may be the person victim is sitting or standing, but sometimes or often he falls down. वो नीचे गिर जाता है and pressure is applied and the hard surface behind the neck causes abrasions. हमने एक केस किया था कि जिसमें फ्रंट पे तो था कि थ्रॉटलिंग का निशान था, जिससे पता लगा थ्रॉटल किया,
उसकी बैक ऑफ द नेक पे मल्टीपल ब्रूसेस थी। तो ये समझ नहीं आती कि ये किस चीज से इंजरीज आई है। तो जब हमने हिस्ट्री ली, से पूछा कि ये बॉडी कहाँ पे थी, कहाँ मारा गया, तो पुलिस टोल्ड अस कि ये वो जो चारपाई होती है, आपने देखी होगी, जाहिर है घरों में होती है, एक खास बान की चारपाई जैसे कहते हैं, बुनी हुई चारपाई मोटी रस्सी की। तो उस चारपाई के किनारे पे उसका हेड था एंड द नेक वाज कंप्रेस्ड। तो उस स्ट्रगल की वजह से जो चारपाई के किनारे की रगड़ है वो उसकी नेक पे आई थी एंड इट कॉज मल्टीपल एब्रेशंस। सो हमने बैक ऑफ द नेक को भी एग्जामिन करना है। इंटरनल इंजरीज, जहां ये याद रखें कि जहां एक्सटर्नल इंजरी है उसके नीचे भी डेफिनेटली इंजरी है। इफ देयर इज a bruise or externally, then the internally the soft tissues and the muscles will be bruised. हेडेड जो रूल वही है कि हेडेड चेस्ट को पहले ओपन करें टू क्लियर द व्यू एंड टू ड्रेन द ब्लड सो दैट वी कैन गेट क्लियर फील्ड ऑफ द नेक। नेक शुड बी वी शेप इन CNC, इसको खोल ले। When the constricted fold is considerable, the signs of asphyxia will be well marked. Considerable अगर force लगाएगी या देर तक तो asphyxia के sign ज्यादा होंगे। वही subcutaneous tissue of the neck bruised होगी, muscles bruised होंगे। Sometime these hemorrhages are less as compared to hemorrhages अंदर आमतौर पर नहीं होती, but this is bruising, internal bruising होगी और मसल्स के ऊपर डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस और एरियाज ऑफ ब्रूजिंग प्रेजेंट होगी, सॉफ्ट टिश्यूज पे भी होगी। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंजरी डज नॉट प्रीक्लूड द फेटल इंटरनल डैमेज। जब भी आप ऑटोप्सी करते हैं, देखते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिए कि इफ देयर आर नो अदर इंजरीज ऑन द बॉडी एक्सेप्ट स्मॉल सिंगल ब्रूज और स्मॉल few nail marks on the neck, only the injuries you found. तो इनको आप do not ignore these injuries because these minimal injuries externally which appears minimal are the only injuries caused and these are the fatal. ये भी हो सकता है ना, किसी ने एक हाथ से गला दबाया, एक तरह सा ब्रूज आया and death is suddenly due to the cardiac arrest. No other injury will be found on rest of the body. So इस minimal injuries को हम बिल्कुल भी ignore नहीं करेंगे because ये it produces fatal internal damage. Weak areas liable to be fractured are the projection of laryngeal cartilage and ends of hide bone. ये चलते फिरते लेक्चर अटेंड हो रहा है। Someone's picture is visible. I would like to see what are you doing, but I know some are कुछ लेटे हुए हैं, कुछ जागे हैं, कुछ सो रहे हैं, but please, I hope you are listening. Fracture of the hide bone and laryngeal cartilage above the age of 40, ये सारी बातें हमने कॉमनली पहले ही बताई है। जो थ्रॉटलिंग है, इसमें it is favorable to get fracture of hide. हमने कहा था डिफरेंस एक यही था कि हैंगिंग में उसकी नहीं होती फ्रैक्चर ऑफ द हाइड बोन, तो अनकॉमन होती है बट अनकॉमन, बट थ्रॉटलिंग में इट इज वेरी कॉमन। अब फ्रैक्चर कहाँ होगी? एट द जंक्शन ऑफ आउटर 2/3 एंड इनर 2/3 ऑफ द ग्रेटर कॉर्नर। और ये किस तरफ को जाहिर है नेक प्रेस हो रही है, दे विल बी डिस्प्लेस्ड इनवर्ड, द ब्रोकन फ्रेगमेंट्स आर डिस्प्लेस्ड इनवर्ड। मेडिको लीगल एस्पेक्ट कि थ्रॉटलिंग है, ये क्या है? डेथ वाज ड्यू टू थ्रॉटलिंग, पहले तो हमें एस्टैब्लिश करना है। तो होमिसाइडल और एक्सीडेंटल का, सुइसाइडल का तो क्वेश्चन ही नहीं है। देन इज अनदर टर्म बांस डोला। आपको बांस, इसको इंग्लिश में ना पढ़े, दिस इज बांस, बैम्बू, और डोला कहते हैं उठा लेना या प्रेस कर देना किसी चीज को दो चीजों के दरमियान। जैसे डोली को उठाते हैं ना दो बांसों के साथ, तो इसी तरह समटाइम स्ट्रैंगुलेशन ऑफ अ नेक इज डन विद द हेल्प ऑफ ए डंडा, सोटा, बांस। तो टिपिकली इसको कहते हैं बांस डोला। This is a form of strangulation in which the neck is compressed between two sticks and hard object, usually sticks or bamboos. One is placed in front and one is behind. They are tightly fastened to each other with rope and victim is strangled to death. In case where the one stick is used,
there is a bruise in front of the neck in the center. When two sticks are used, तो पीछे भी इंजरी आएगी, correspondingly on front पे भी आएगी. Sparing the side पे जाहिर इंजरीज नहीं आ सकती between the two hard object, तो front पे एक line of वो होगी injury and on the nape of the neck hook. Whenever foot is used, there is irregular widespread bruise with local injuries to the neck depending upon the force. ठीक है, bare foot है, जूता पहना हुआ है, तो उससे different type की abrasions and laceration will be seen. This is with the boot. आप देख सकते हैं इस पे bruising भी है और abrasions भी है, multiple trauma है इसको, एक boot नहीं है, you can see injuries at different place. Like this is an also injury, this is footprint पूरा, ये injuries किसी और चीज से होगी. So you can see the marks of the foot. आप बूट का जो निशान होते हैं ना नीचे, उसके मार्क्स इस पे नजर आ रहे हैं. ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, आप ये याद रखिए कि जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं, इसको जो आप बुक्स पढ़ते हैं छोटी छोटी, उसमें जो लिखा हुआ है ना सेक्सुअल एस्फिक्सिया, दिस इज नॉट कॉल्ड सेक्सुअल एस्फिक्सिया, दिस इज ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया और क्रश एस्फिक्सिया. सॉरी, वो दूसरा एक्सीडेंटल उसको कहते हैं. क्रश एस्फिक्सिया और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया इज अ डिफरेंट. ये हमने वैसे पहले भी डिस्कस किया था कि इफ देयर इज सम एक्सटर्नल चेस्ट प्रेशर, कोई ट्रॉमा आ जाए, कोई वेट गिर जाए, कोई कैसे कोई फॉलिंग बिल्डिंग में कोई हार्ड ऑब्जेक्ट गिर जाए, समथिंग पेनिट्रेट्स इनटू द चेस्ट, तो इन ऑल दीज थिंग्स प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट and so that person cannot continue respiration and result into asphyxia. It is also known as stampede. Stampede का आपको पता है कि हजूम में गिर जाए, इंसान गिर जाता है तो उसके ऊपर से लोग गुजर जाते हैं या लोग ही ऊपर गिरे पड़े होते हैं. This misfortune happening occur sometime God forbid. ये हज के मौके पे एक दो दफा ऐसे हुआ है कि किसी एक के गिरने की वजह से पीछे से जो हजूम आ रहा होता है वो सब गिरते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो नीचे जो एक शख्स दब जाता है उसके ऊपर पाँव भी आ जाते हैं और he is unable to breathe, then asphyxial death occurs. तो इसको हम stampede भी कहते हैं. ये मैंने आपको बताया, तो बिल्डिंग गिर रही है, उसकी वजह से वेट गिर जाए कुछ चीज चेस्ट के ऊपर, तो क्या होगा? पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, स्टैब इंजरीज, नीमोथोरेक्स हो जाएगा एंड कोलैप्स ऑफ लंग. और नॉन पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा फ्रॉम रन ओवर एक्सीडेंट, स्टीयरिंग व्हील इंजरी, गाड़ी ऊपर से गुजर जाए, स्टीयरिंग व्हील की इंजरी और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, प्रेशर ऑन द चेस्ट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ अ पर्सन इन कवर्स, वो स्टैम्पीड जिसको हमने पहले भी किया. Then what are the mechanism of death? सारा कुछ उसमें वैसे ही होगा. Combination of failure of respiration and interference with circulation. अब देखिए, आप प्रेशर आ रहा है चेस्ट के ऊपर, तो रेस्पिरेशन मूवमेंट नहीं हो रही और जैसे डिफरेंट चेंजेस आएंगे. हम थोड़ा सा टाइम थोड़ा रह गया. एक्सटर्नल ऑटोप्सी फाइंडिंग आर इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया. इसमें इम्पोर्टेंट है. देयर इज इंटेंस साइनोसिस एंड डीप पर्पल कंजेशन ऑन द ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अप टू थर्ड रिब. यानी अगर चेस्ट पे कोई वजन है तो जहां पे उसका लेवल है, लेवल ऑफ वेट और लेवल ऑफ द इंजरी, above that level there will be marked changes, intense cyanosis and purplish discoloration because of the hindrance in the circulation. So there will be clear line of demarcation. आप ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया को डायग्नोज ही ऐसे करते हैं कि आपके पास एक बॉडी प्रेजेंट करती है जिसमें चेस्ट पे एक खास लेवल से ऊपर फेस तक कंजेशन है, डार्कनेस है और पर्टिकुलर हेमरेजेस है, लेकिन एक लेवल है जिससे नीचे कुछ भी नहीं है. This will indicate the level of the pressure and
diagnosis that this is traumatic asphyxia. ठीक है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखें. दिस डिमार्केशन लाइन इज कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, क्योंकि जब हमारे पास बॉडी आएगी तो उसके ऊपर वेट या कोई भी चीज नहीं होगी, इट विल बी प्रेजेंटेड ओनली विद द फीचर्स ऑफ एस्फिक्सिया. तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना है कि किस तरह एस्फिक्सिया हुआ है. फेस स्वोलन पेटिकल हेमरेज, क्योंकि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सर्कुलेशन इज मार्केडली हैपेंड वेट की वजह से, तो सारा बैकवर्ड प्रेशर होगा, जिसकी वजह से ये सारे जनरल फीचर्स ऑफ एस्फिक्सिया आर वेरी वेल मार्क्ड. ये देखिए स्टैम्पीड का निशान है, जहां पे एरो लगा हुआ है, पाँव का निशान है. ऑटोप्सी फाइंडिंग में in addition to general signs of asphyxia, there are characteristic features: deep cyanosis of the face, numerous petechiae, demarcation, line of demarcation. It is important. Non-specific asphyxial signs are intense because compression of chest displaces blood from superior vena cava and subclavian veins to smaller veins. यानी backward वो सारा blood displace हो जाएगा and it will lead to increased pressure in the vessels and cyanosis and marked congestion. Therefore, face and neck of the victim may be deeply cyanosed. ये हमने पहले बात कर दी. The level of compression is indicated by a well-demarcated line between the dark upper portion of the body and normal colored lower part. इस दो लाइन जो है ना एक सेंटेंस है, इसको याद रखें. This is the differentiating point. This is the diagnostic point to diagnose the traumatic asphyxia. चेस्ट की इंजरीज में हम देख सकते हैं फ्रैक्चर ऑफ द रिब्स है, बायलैटरल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है. इंजरीज टू द लंग्स एंड हार्ट होंगी. स्टेयरिंग में इंजरी है, तो स्टेयरिंग अगर चेस्ट पे लगता है तो क्या होगा? फ्रैक्चर ऑफ द स्टेर्नम एट द जंक्शन ऑफ मेनुब्रियम एंड इट्स बॉडी. देयर विल आल्सो बी कॉरेस्पॉन्डिंग इंजरी टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द चेस्ट. जी, अब ये जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसको बार बार सेक्सुअल एस्फिक्सिया लिखा गया, इट इज ए, इसके और नाम है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं. दिस इज एक्सीडेंटल एस्फिक्सिया और ऑटो इरोटिक एस्फिक्सिया. ठीक है, अगर कहते हैं नोट आता है आपको व्हाट इज एक्सीडेंटल एस्फिक्सिया, तो आपने एक्सीडेंटल एस्फिक्सिया में ट्रॉमा वाला नहीं लिख देना. दिस इज समथिंग डिफरेंट. इट इज ऑटो इरोटिक और सेक्सुअल एस्फिक्सिया. जी, this is a peculiar type of asphyxia where victims are usually young males with some form of abnormal sexual behavior, masochism or transvestism. In terms का भी आपको पता होना चाहिए क्या होती है. Sexual pleasure can be enhanced by partial reduction of blood supply to the brain. थोड़ा सा asphyxia या lower oxygen supply enhances the pleasure. So to get that pleasure, they they cover their head inside some plastic bag, और अपने या नाक के गिर्द पैडिंग कर लेते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन कम जाए, और they feel slightly dizzy, और sometimes they अपने वो दे नेक के गिर्द ना अपने एक छोटा सा रस्से को लपेट लेते हैं to have a slightly pressure on the neck. वो इस तरह के काम जिससे एस्फिक्सिया हो जाए. बट सडनली नॉट स्लिप हो जाती है, या प्लास्टिक मटेरियल जो वो बिल्कुल उनको एनसर्कल कर लेता है और वो कंप्लीट एस्फिक्सिया और डेथ में चले जाते हैं. यू विल शो इट. This is usually achieved by compressing the blood vessels of the neck with a padding under the nose. Since there is a fine line between compression necessary to produce sexual pressure and that to produce unconsciousness. अब बिल्कुल जरा सा डिफरेंस होता है कि जहाँ पे हल्का सा हिपोक्सिया और हल्का सा बेचारे को नशा आ रहा होता है, एंजॉयमेंट हो रही होती है, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे होता है तो अनकॉन्शियसनेस की हो जाती है. Victim may place himself in a position of accidental blackout and unexpected death. अब उसने खुद अपने आप को खतरे में डाल लिया और उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई. Presence of padding under the nose, nakedness, semi-nakedness of victim, feminine attire, exposed genitalia, and pornographic literature are hallmarks of these deaths. At the scene of crime, search should be made to find out the evidence that was positive, repetitive practice. हमें पता वो सीन ऑफ क्राइम को जब देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी आदत ही ऐसी थी. बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिलेंगे रेपिटेटिव प्रैक्टिस के. So this is the picture. उसके नेक को देखिए.
और उसके एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड पोजीशन उसने अपने आप को करने की कोशिश की है और वो कंप्लीटली उसका एस्फिक्सिया में चला गया। दिस इज अनदर पिक्चर। नेक और एक्सटर्नल जेनिटलिया को उसने कनेक्ट किया हुआ है और उसी से उसकी थ्रॉटलिंग भी हो गई है। सो एक लास्ट चीज है हमारी गैरोटिंग। गैरोटिंग जो एक पुराने हिस्ट्री का भी उठा के देखें, व्हेन डाकू होते थे। सॉरी टू इंटरप्ट, द टाइम इज अप। बस ये लास्ट चीज बता दूं, अगर एक चीज, एक कपड़ा, एक रुमाल लेके या कोई रस्सी लेके, रस्सी तो नहीं, कपड़ा या रुमाल लेके फ्रॉम द बैक ऑफ द विक्टिम किसी के ऊपर डाला जाए और सडनली इसको गैरोट किया जाए, जो कि डाकू इस्तेमाल करते थे पुराने जमाने में कि उसको एम्पावर करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड गैरोटिंग। Variant of strangulation in which the victim is attacked from behind and a piece of rope or cloth is passed over the head and placed in front of the neck and pulled to press the air passage and against the vertebra. Main objective overpower करना है और उसको unconscious करना है, ठीक है? So thank you very much for listening with patience. और